अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं यूनुस खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस के बारे में, जिसको जो कि बीबीए, एडीपी और इसी तरह बीकॉम और जॉब प्रिपरेशन के लिए और लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं इस कोर्स के बारे में। सबसे पहली बात ये है कि ये जो कोर्स है या ये जो बुक है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, ये 6 यूनिट पर मुश्तमिल है। 6 यूनिट है इसके, और हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक लेक्चर करके इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है किसी का भी ये सब्जेक्ट हो तो वो लाज़मी इसमें पास होंगे। जनाब थोड़ा-सा अगर हम इस पे जनरली बात करें तो इस बुक में जो सारी जो बातें हैं वो बिज़नेस के बारे में ही है। और इसी तरह जो बिज़नेस के जितने भी टाइप्स है या बिज़नेस की डेफिनिशन हो गई, बिज़नेस के साथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और इसी तरह बिज़नेस के साथ जितने भी बिज़नेस में एक्टिविटीज़ है, उस सारी की बारे में हम बात करेंगे इसमें। है इसका जो नॉलेज है, ये अगर हमें मालूम ना हो और हम बिज़नेस करें तो हम फिर भी बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन जो बिज़नेसमैन होता है उसको विल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम शुरू करना हो उससे पहले उसके बारे में लाज़मी पता होना चाहिए। तो अगर एक बंदा ऐसा हो कि वो पढ़ा लिखा ना हो, और एक बंदा ऐसा हो कि वो पढ़ा लिखा हो, उसने बिज़नेस के बारे में पढ़ा हो और वो दोनों बिज़नेस स्टार्ट करे, तो ऑब्वियसली वो बंदा ज़्यादा तरक्की करेगा जिसको पता है, जिसको इल्म है, जिसको ये पता है कि मेरा बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा, उसके तरीक़ेकार क्या है, और इसी तरह उसका जो आगे लेके जाना वो किस तरह का होगा, और इसी तरह दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसी तरक्कियाँ कर रहा है, और इसी तरह कंप्यूटराइज़ दौर है। तो दुनिया में जितने भी चेंजिंग आते हैं तो वो अपने बिज़नेस में एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। और ज़्यादातर अगर आप लोग आजकल देखें तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो लाज़मी ऑनलाइन वाली साइट पे जाएगा, तो इसको ऑब्वियसली उसका बिज़नेस फैलेगा, वो कम नहीं होगा। ख़ैर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। बिज़नेस का मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता दिया, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिसे करके हम पैसे कमा लेते हैं, तो उसे हम बिज़नेस कहते हैं। या हम अगर हम इंग्लिश में बोलें तो ऑल दोज़ लीगल एक्टिविटीज़ व्हिच डन टू अर्न प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। तो ये एक सिंपल सी तारीफ़ है जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ऑल दोज़ लीगल एक्टिविटीज़ व्हिच आर डन टू अर्न प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। वैसे भी आप लोगों को मैं दूसरे डेफिनिशंस भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग और क्लियर हो सके। जनाब आगे चलते हैं और डेफिनिशंस की तरफ। द वर्ड बिज़नेस इज़ कम फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड busy plus ness. Business is the legal process of production and purchasing and selling to earn profit. ये भी वही बात आ गई, ठीक है जी। अच्छा, व्हीलर सेड, बी ओ व्हीलर, ये एक राइटर होगा बिज़नेस का, शायद इसने बुक लिखी हुई है। बिज़नेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड to provide goods and service to the society under the इंसेंटिव ऑफ गेन। जनाब इसने थोड़ी सी बात वैसे चेंज कर दी है। स्किनर सेड बिजनेस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस और मनी ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट और प्रॉफिट। जनाब ये कह रहे हैं कि बिज़नेस जो है ये एक्सचेंज है चीज़ों का। बिल्कुल सही है, चीज़ें एक्सचेंज करना भी बिज़नेस ही होता है। और इसी तरह किसी को सर्विस देना, उनको एक चीज़ देना, उसके बदले में दूसरा चीज़ लेना, या उसके बदले में पैसे लेना, तो ये भी बिज़नेस ही होता है। या हर वो एक्टिविटी जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। डेफिनिशन के बाद इसके आ जाते हैं टाइप्स, कि बिज़नेस के जो मेन टाइप्स है वो 4 हैं। ये बहुत ही अहम है, हर एक अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनिशन और टाइप्स आ जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वन इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब हो गया कि वो बिज़नेस जो छोटे पैमाने पे हो, वो बिज़नेस जो सिर्फ़ एक बंदे का हो, वो बिज़नेस जो सिर्फ़ एक बंदा चला रहा हो, एक महदूद सा छोटा-सा बिज़नेस हो, एक ही बंदे का हो और वही हैंडल कर रहा हो, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है जी पार्टनरशिप। हर वो बिज़नेस जिसमें
دو یا دو سے زیادہ بندے اکٹھے ہو کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ کاروبار پھر ایک ساتھ ہو کے چلاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پارٹنرشپ اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی ٹو اور مور انڈیویجولس۔ سمجھ گئے جی؟ اچھا جی، تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کارپوریشن۔ کارپوریشن a separate entity from its owner with shareholders۔ اچھا جی، یہ جو کارپوریشن ہے یہ بزنس بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر جو ہم کمپنیاں بڑے بڑے دیکھتے ہیں اسی طرح کا یہ بزنس ہوتا ہے۔ اونر اس کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے والا یا اس کو مینیج کرنے والا یا اس کا جو اندر جو سٹاف ہوتا ہے یا اس کے اندر جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان ساروں کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے کہ اس کے اونر کو پروفٹ ملے اور وہ سیلری پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے پیمانے پر جو بزنس ہوتا ہے اس کو کارپوریشن ٹائپ کہتے ہیں۔ نان پروفٹ آرگنائزیشن آپریٹس فار سوشل، یہ جناب وہ بزنس ہے جس میں کوئی پروفٹ آپ کو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے لوگ کرتے ہیں، سوشل پرپز کے لیے۔ جیسے مثال ہم آپ کو دیں تو کیا مثال دے دیا جائے، جیسے عمران خان نے ایک کینسر ہسپتال بنوایا ہے، اس سے ان کو کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا لیکن لوگوں کی اس سے بلا ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے جو بزنس ہوتے ہیں وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن کہلاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، جو اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے بزنس ایکٹیویٹیز۔ تو بزنس ایکٹیویٹیز ہوتے کیا ہیں؟ تو بزنس ایکٹیویٹیز وہ ہوتے ہیں کہ جس میں جن کے بغیر بزنس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ مکمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں جو ٹائپس ہے وہ سب سے پہلے ہے پرائمری ایکٹیویٹیز۔ پرائمری ایکٹیویٹیز کیا ہوتے ہیں اور اس کا کیا کام کردار ہے، تو وہ آ جائے پڑھتے ہیں۔ پرائمری ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے پروڈکشن کریٹنگ گوڈز اینڈ سروسز۔ پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے وہ جو جو ایک کمپنی ہوتی ہے اس میں کوئی چیز بن رہا ہوتا ہے، تو جو بھی اس میں چیز بن رہا ہوتا ہے وہ اس کمپنی کا پروڈکشن کہلاتے ہیں۔ فرض کیا ایک فیبرک والی فیکٹری ہے، تو اس میں پروڈکشن کیا ہوتا ہے؟ پروڈکشن ان کا وہ فیبرک ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے ٹائم میں کتنے میٹر فیبرک بنایا، وہ ٹوٹل کر کے وہ ان کا پروڈکشن ہوتا ہے۔ تو وہی چیز انہوں نے بھی بتایا، کریٹنگ گوڈز، جو بناتے ہیں چیزیں، اینڈ سروسز، اور وہ چیز جو پھر سروس کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن۔ تو یہ پروڈکشن مین چیز سب سے پہلی پرائمری میں آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب آتا ہے مارکیٹنگ، پروموٹنگ اینڈ سیلنگ پروڈکٹس۔ مارکیٹنگ میں ہم جو ہے وہ چیزیں جو بھی ہم بناتے ہیں، یا جو بھی فیبرک والی فیکٹری کا ہم نے مثال لیا تھا، تو وہ جو فیبرک ہے اس کو آگے پھر سیل بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس کو سیل کرنے کے جو طریقہ کار ہے، جو اس کو سیل کر کے کیسے سیل کرتے ہیں، کیسے کسٹمرز کو بناتے ہیں، کیسے کسٹمرز کو اس کے سیٹسفائی کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ۔ جناب پھر آ جاتا ہے تیسرے نمبر پہ ہے فائنانس، مینیجنگ فنڈز اینڈ ریسورسز۔ فائنانس کا کام ہوتا ہے کہ پیسے جتنے بھی فنڈز آ جاتے ہیں اور جتنے بھی بلز پے کرنے ہوتے ہیں جن لوگوں کے بھی، اور جتنے بھی ہمارے پیمنٹس آ جاتے ہیں، چیزیں خرید کر جو لوگ پیمنٹس کرتے ہیں، تو وہ فائنانس کے ہاں آ جاتے ہیں، اور فائنانس کے ہاں سے پیسے جاتے بھی ہیں۔ تو یہ جو سارا اکاؤنٹنگ کا کام ہوتا ہے، یا جتنے بھی کمپنی کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ سارا سنبھالتے ہیں فائنانس۔ 4 نمبر پہ جناب آ جاتا ہے ہیومن ریسورسز، مینیجنگ امپلائیز اینڈ لیبرز۔ جناب ہیومن ریسورسز جو ہوتا ہے وہ امپلائیز جتنے بھی ہوتے ہیں، یا جتنے بھی جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں کمپنی میں، یا جتنا بھی لیبر اس میں کام کرتے ہیں، تو اس کو اپنا حقوق جو ہے وہ ٹائم پہ دینا، ان کے جو بھی حق بنتا ہے، یا جتنے بھی ان کی چیزوں کی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس کو اس کا ایک ادارہ ہوتا ہے ہر کمپنی میں، ہیومن ریسورسز، تو یہ وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پرائمری ایکٹیویٹیز میں ہم نے 4 چیزیں پڑھ لی۔ ایک نمبر پہ پروڈکشن، دوسرے نمبر پہ مارکیٹنگ، تیسرے نمبر پہ فائنانس، اور چوتھے نمبر پہ ہیومن ریسورسز۔ جی سیکنڈری ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے اکاؤنٹنگ، میئرنگ، پروسیسنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ فائنینشیل انفارمیشن۔ اب جناب اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ میں وہ حصہ ہے جس میں ساری چیز
अकाउंटिंग जो सारी चीज़ों को नोट किया जाता है या एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, और सारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं पैसों के, वो उसमें मैनेज किया जाता है। तो मेजरिंग प्रोसेसिंग यानी कि पैमाइश करते हैं प्रोसेस की, और आर कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल जब फाइनेंस आ जाता है तो बात पैसों की होती है। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग में जितना भी हिसाब किताब होता है, जितना भी पैसे आते हैं, जितने भी पैसे जाते हैं, और जितने भी अकाउंट्स उस कंपनी के नाम पे होते हैं, या जितने अकाउंट्स में वो कंपनी पैसे सेंड करते हैं, तो वो सारा डिटेल जो होता है वो अकाउंटिंग वाले डिपार्टमेंट में होता है। दूसरे नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी हर एक कंपनी में ये डिपार्टमेंट होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें हर एक फ़र्ज़ किया, एक आप लोग कंपनी का एक मिसाल ले लें। कोई भी कंपनी है, उसमें कपड़ा बन रहा है, ठीक है जी। तो वो बेसिकली वो रूटीन वाइज़ तो वही कस्टमर्स होते हैं, वही चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मार्केट में वो चीज़ पसंद करते हैं जो मार्केट में नया हो। तो इसलिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये इनका काम होता है कि हमारी क्वालिटी को बेहतर कैसे किया जाए, क्या-क्या चीज़ें ऐड किया जाए, क्या-क्या चीज़ें मनफ़ी किया जाए कि हमारी क्वालिटी और अलग तरह से सामने आ जाए और वो मार्केट में लोग पसंद करें। तो इसलिए इस चीज़ों पे ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये उस पे रिसर्च करते हैं। अच्छा जी, आगे जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सप्लाई चेन नाम से जैसे ही लग रहा है कि ये एक चेन होता है जो मैनेज करने का, मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर सर्विस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू कस्टमर्स। कस्टमर सर्विसेज के लिए भी एक छोटा सा वो ऑफिस सा बना होता है जिसमें बंदे बैठे होते हैं, और उनके साथ कस्टमर्स के साथ हमेशा राब्ते में भी रहते हैं, और अगर कस्टमर्स विज़िट पे आ जाए तो भी उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं और उनको सैटिस्फाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। तो जनाब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में अकाउंटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और 4 नंबर पे कस्टमर सर्विस हैं। इसके बाद जनाब तीसरे नंबर पे आते हैं टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती है कि उसमें पूरा मैनेजमेंट उस कंपनी का संभाला होता है, मैनेज करते हैं, चाहे वो किसी तरह से भी हो मैनेज करना होता है। फ़र्ज़ किया जैसे हम कहते हैं ये मैनेजर है, तो वो सारे जो डिपार्टमेंट होता है वो उसको मैनेज कर रहा होता है इसलिए। तो मैनेजिंग एक्टिविटीज़ या मैनेजमेंट जो है, इसमें सारा जो प्लानिंग है वो होता है कि भई कंस्ट्रक्शन को कैसे करना है, या नए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है, या किस-किस ऑर्डर को किस-किस टाइम पे और कितने-कितने दिनों में वो कंप्लीट करना है। तो सारा काम ये जो है ये मैनेजमेंट है होता है। मैनेजमेंट एक्चुअली आगे जो एम्प्लॉई या जो लेबर्स या जो भी लोग काम करते हैं, उनको प्लानिंग देता है कि इस प्लानिंग पे आप लोगों ने चलना है। इसी तरह एक कम्युनिकेशन है दूसरे नंबर पर, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन असल में वो चीज़ होता है कि जो एक्सचेंजिंग यानी कि सेल और प्रोडक्ट में जो लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो ये कम्युनिकेशन उनके साथ रखना, उनके साथ वाबस्ता रहना और उनके साथ चीज़ें शेयर करना। अच्छे कम्युनिकेट अगर उनके साथ हो तो कस्टमर खुश होंगे और वो अगले ऑर्डर्स के लिए भी आपके यहाँ आएँगे। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कंपनी के अच्छा ना हो तो आपके साथ हो सकता है बाज़ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहते हैं, जो आप अपना इन्फॉर्मेशन उनके तक तक सही नहीं उनकी तक सही नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, तो वो आपका फिर एक बुरा असर पड़ता है एक्टिविटीज़ पे। 3 नंबर पे जनाब आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो आइडेंटिफाई एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल रिस्क। जनाब ये रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। तो ये असल में रिस्क लेते नहीं है ये, लेकिन ये जब भी कोई प्रोडक्ट या जब भी कोई बड़ा लॉन्च करना होता है, तो उसमें ये मैनेजमेंट होता है, वो इसमें देखते हैं कि इसमें रिस्क लॉस होने का रिस्क कितना होता है। तो वो जो इदारा होते हैं या वो जो रिस्क का जो परसेंटेज बताते हैं, उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल।
4 नंबर पे क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है। इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल जो है ये असल में जो हमारी क्वालिटी होती है उसको चेक करते हैं, उसका एक सिंपल अपने पास रखते हैं, और अगर क्वालिटी में कोई भी इशू या कोई भी वो आ जाता है तो वो ज़िम्मेदार होते हैं, और वो उसको फ़ॉल्ट को सबसे पहले वो मालूम करते हैं और वो कहते हैं कि ओके है क्वालिटी, तो फिर आगे जाती है क्वालिटी, प्रोडक्शन चल जाता है फिर। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। इसके बाद जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं 4 नंबर पे, तो सबसे पहले नंबर पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। आईटी, हर कंपनी में आईटी एक डिपार्टमेंट होता है जो सारे जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी सिस्टम्स होते हैं या जितने भी मशीनरीज होते हैं वो उनको देखते हैं, वो उनको कोई भी उसमें फ़ॉल्ट आ जाता है तो वो उसको ठीक करते हैं और सारे कंप्यूटर या सारे सिस्टम्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो उस डिपार्टमेंट को आईटी कहते हैं, जो कि सारे सिस्टम्स को अलग एक साथ रखते हैं और सारा कंप्यूटर सिस्टम उसको वो कंट्रोल करते हैं। और इसमें ये भी रिस्क होता है, अक्सर डेटा लीक हो जाता है या कोई हैकर्स जो है इंफॉर्मेशन को हैक करता है, तो उसका ज़िम्मेदार भी आईटी वाले होते हैं और वो उसकी हिफाजत करते हैं। तो जनाब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लीगल अफेयर्स, हैंडलिंग लीगल मैटर्स एंड कंप्लेंट्स। लीगल अफेयर्स जो होते हैं ये असल में वो डिपार्टमेंट है जो कि उन चीज़ों को एक हैंडल करते हैं। फ़र्ज़ किया प्रोडक्ट में कोई भी कंप्लेन आ गया और इसी तरह कोई लीगल आपका कोई लीगल मैटर आ गया उसमें, तो उसको डिस्कस करना, उसको फिर कैसे दूर किया जाए वो फ़ॉल्ट या वो कंप्लेन, तो उसको डिस्कस करके वो फ़ॉल्ट को दूर करते हैं। तो वो इन डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स वालों का काम होता है। नंबर 3 नंबर पे आता है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस क्या होता है? मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड रेपुटेशन। कंपनी में एक पब्लिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जनाब जो जितनी भी वर्कर्स या स्टाफ या जितने भी लोग काम वहाँ पे करते हैं, तो उनकी जितनी भी ऑर्गेनाइज़ है उसका अच्छे से इमेज बाहर चला जाए, और इसी तरह उनके लिए गेम स्पोर्ट्स वगैरह होनी चाहिए अंदर। जनाब उनकी जितनी भी सहूलियात है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जितना भी पब्लिक का ख़्याल रखा जाता है उसको सारे को पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। 4 नंबर पे आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जनाब ये होता है कि अपने एम्प्लॉइज़ जितने भी होते हैं उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देना और इनको और डेवलप करना। तो इस एक्टिविटीज़ को या इस इदारे को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। जो आपके पास जितने भी एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन सारों ने ये पढ़ा लिखा हो कि किस तरह से बिज़नेस को करना है या किस तरह से मैंने अपने काम को मैनेज करना है। हो सकता है अब अक्सर जो बंदे ने पढ़ा हो और जो जॉब मिल जाए उसमें डिफरेंस भी हो सकता है। तो उसको मज़ीद डेवलप करने के लिए कंपनी को उसे टाइम देनी चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए, कम से कम 1 महीना तो तभी वो उसमें अच्छे से ग्रो करेगा। 5 नंबर पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सबसे पहले नंबर पे है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स में आ जाते हैं जनाब जो लॉन्ग टर्म्स गोल्स होते हैं, कि इंसान ने, हाँ लाजमी सी बात है कि इंसान ने सामने गोल रखा होता है, फ़र्ज़ किया कि मैं महीने में इतना प्रोडक्ट बनाऊंगा और इंशाल्लाह इतना सेलिंग करूंगा। तो वो जो होता है या ये होता है कि मैं इंशाल्लाह 5 साल में एक मेरी कंपनी है, फ़र्ज़ किया तो 5 साल में मैंने इसको एक और यूनिट इसका बना देना है। तो ये एक गोल्स होता है जो इसको जो है शक्ल देना होता है या इसकी जो स्ट्रेटजी है उनको देखना होता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नंबर 2 पे है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एनालाइजिंग कंपीटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। कॉम्पिटिटिव जो है ये एक आपको मैं मिसाल से समझा देता हूँ। ये वो चीज़ है कि मार्केट में लाज़मी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाओगे कि वो आम सी हो, तो वो तो हर किसी के पास है, कस्टमर क्यों आ जाए फिर आपके पास? तो इसीलिए ऐसा एनालिसिस आपने करना पड़ता है। एनालिसिस
انالائز جو ہے وہ دوسرے کمپنیز کی آپ نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، اور اسی طرح مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے، جی مارکیٹ میں کون سی چیز آج کل ٹاپ پہ ہے، تو وہ چیز ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو پھر مد نظر رکھ کر ہم نے اپنا پروڈکشن یا اپنا جو بزنس ہے وہ ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بہت لازمی ہے، ایک ہم نے مارکیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، دوسرا ہم نے دوسری کمپنیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آج کل کیا کمپٹیشن چل رہا ہے، تو اس کو انالائز کر کے پھر ہم نے اپنا پروڈکشن بنانا ہے یا ہم نے اپنی چیزیں آگے لے کے جانی ہے۔ انوویشن، انٹروڈیوسنگ نیو پروڈکٹس، سروس اور پروسیس۔ انوویشن میں ہوتے ہیں نا، ایک نیا ڈیزائن آ گیا، نیا برانڈ آ گیا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیا چیز آتا ہے وہ پرانی چیز سے اس میں کوئی نہ کوئی اچھا پن ہوتا ہے، تبھی لوگ اسے خریدتے ہیں۔ تو ہمیں جو نئی چیز جو ہوتے ہیں یا پروڈکٹ جو نیو ہوتے ہیں یا جو سروس ہوتے ہیں یا جو پروسیس ہوتا ہے، اس میں ہمیں تبدیلی جو ہے یا چینج جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دے دوں تو فرض کیا جو موبائل کمپنیاں تھیں، سب سے پہلے نمبر پہ اگر ہم سوچیں، جب پہلے زمانے میں سمپل موبائل ہوتے تھے بٹنوں والے، تو لوگ جو ہے سب سے زیادہ تو یوز جو ہوتا تھا وہ نوکیا کا ہوتا تھا۔ لیکن اگر آج کل ہم دیکھیں یا سنیں تو نوکیا کا کوئی بھی نام نہیں ہے، اور باقی جو اس ٹائم پہ جن کا نام بھی نہیں تھا وہ بہت ٹاپ پہ گئی ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب موبائل کی دنیا میں چینجنگ آ گئی اور موبائل جو ہے وہ ٹچ ڈسپلے آ گئی، تو سب سے پہلے جو دوسری کمپنیز تھی انہوں نے یہ چینج ایکسیپٹ کر لیا، لیکن نوکیا کا جو اونر تھا انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اسی بٹنوں والے موبائل کے ساتھ بھی میں سب سے بہت آگے ہوں اور آگے ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے آگے والے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آگے جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بالکل زیرو پہ گئی، اور بعد میں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پھر تب بہت دیر ہو چکی تھی، تو اسی وجہ سے یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اسی وجہ سے نوکیا موبائل آج کل بہت زیادہ پیچھے ہے، اور دوسری بہت ساری جو نیچے کمپنیاں تھیں وہ ان سے اوپر آ گئی ہیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اور نیو چیز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ گلوبلائزیشن، اسپینڈنگ بزنس آپریشنز گلوبلی۔ جناب، گلوبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو گلوبلی کرنا ہے۔ گلوبلائزیشن مین عالمگیریت، یعنی کہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔